प्रिय छात्रों, आज की कक्षा में हम देखेंगे कि एकाधिकृत प्रतियोगिता में फर्म का संतुलन किस प्रकार होता है। तो आज हम अल्पकाल में देखेंगे कि फर्म का संतुलन कैसे होता है और इसमें कौन कौन सी स्थितियां हम फेस करते हैं। कल की कक्षा में आपने एकाधिकृत प्रतियोगिता का अर्थ देखा था, उनकी परिभाषा और विशेषताओं का अध्ययन कर लिया है आपने। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि जब अल्पकाल का समय आता है तो ऐसी स्थिति में फर्म के संतुलन के बारे में हमको बताना है कि अल्पकाल में जो निकट स्थानापन्न उत्पादित करने वाले जो उत्पादक होते हैं उसमें बहुत अधिक प्रतियोगिता पाई जाती है और जो उत्पादक है मांग के अनुसार अपनी पूर्ति को एडजस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि समय क्या है, अल्पकाल का है, कम समय रहता है। तो हमारे पास इतना पर्याप्त समय नहीं होता कि हम हर प्रकार की डिमांड जो लोगों की है उसको फुलफिल कर सकें, है ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हम अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते। तो हो सकता है जो फर्म एडजस्ट कर पाती है ना, उसको अधिक से अधिक लाभ मिल जाता है, या जिस फर्म में या जिस उद्योगपति के पास अधिक कैपेसिटी होती है, क्षमता अधिक होती है, जिसकी कास्ट मिनिमम होती है, उसको हम देखते हैं असामान्य लाभ प्राप्त होता है। लेकिन कुछ फर्में हो सकता है उतनी कुशल ना हो तो शून्य लाभ प्राप्त करती हैं, और कभी कभी कुछ फर्में इतनी अयोग्य होती हैं या अकुशल होती हैं कि उनको हानि का सामना भी करना पड़ता है। तो इस प्रकार यदि फर्म की जो वस्तु की मांग है मजबूत होती है और उनका कोई भी निकट स्थानापन्न नहीं होता, तब फर्म अपनी वस्तु की कीमत को ऊंचा निर्धारित करने की स्थिति में हो जाती है और ऐसी स्थिति में उसको असामान्य लाभ प्राप्त होता है। दूसरी ओर यदि देखा जाए कि यदि फर्म की वस्तु की मांग थोड़ी भी कमज़ोर हुई, है ना, मांग का मतलब हम हमेशा क्या है, कीमत से लेते हैं। जो डी कर्व है वो AR जो वक्र होता है कभी भी वो उसकी डिमांड कर्व को या प्राइस को बतलाता है। तो अब हमारी मांग वक्र क्या है, कमज़ोर हो गई, तो फर्म को शून्य लाभ या सामान्य लाभ यानी जितना हम चाह रहे हैं केवल उतना ही लाभ हमको मिलता है, ज़रूरत से ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है, यानी अतिरिक्त लाभ जो हमको प्राप्त होना है वो हमको नहीं मिलता। और एक तीसरी स्थिति में हम देखते हैं कि यदि फर्म की मांग अत्यधिक कमज़ोर है, यानी आप वस्तु बेचना चाह रहे हैं लेकिन कोई खरीद ही नहीं रहा आपकी वस्तु, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, चूंकि AR जो ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, एवरेज रेवेन्यू कर्व, मांग वक्र जिसको कहते हैं, ऐसी स्थिति में उस उत्पादक को हानि का सामना भी करना पड़ता है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जो अल्पकाल है उसमें जो फर्म का संतुलन है वो 3 स्थितियों को फेस करता है। पहला असामान्य लाभ, जिसके बारे में हम बताने वाले हैं। देखो, असामान्य लाभ के बारे में हम बनाते हैं, सबसे पहले क्या है, मांग वक्र के बारे में हम बताएंगे। तो आप सबसे पहले ये डायग्राम बना रहे हैं। सामान्य लाभ में क्या होगा, तो मैंने कहा कि मांग वक्र, इसका कैसे होगा, तो हमको मांग वक्र के बारे में हम बता रहे हैं। इसका थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होगा, यहाँ से ले लेता हूँ। मांग वक्र ऐसा है। तो आप असामान्य लाभ के बारे में देख रहे हैं। हम देखिए ये चित्र बना रहे हैं। हमने देखा कि एक्स अक्ष जो होता है उसमें हम हमेशा उत्पादन की मात्रा का निर्धारण करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमको क्या है, लागत भी बताना है, लागत वक्र भी आएगा और आगम वक्र भी आएगा। लागत यानी कास्ट, आगम यानी रेवेन्यू, आय। आपको जो आगम की बात करता हूँ या आय कह सकता हूँ मैं, इसको AR वक्र कहते हैं ना, रेवेन्यू। तो जो AR वक्र है, जो एवरेज रेवेन्यू वक्र है, इसी को हम एक वस्तु की क्या प्राइस आ रही है, एक वस्तु कितने में पड़ेगी, वो AR से हमको पता चलता है और इसी को हम डिमांड कर्व कहते हैं। तो अगर मैं DD वक्र कह रहा हूँ तो ये DD वक्र हो जाएगा। लेकिन जो अतिरिक्त वस्तु है, सीमांत वस्तु है, कोई हमसे अगर अधिक वस्तु की मांग करता है तो हम उस अतिरिक्त कीमत, जैसे एक पेन अगर 10 रुपये की है, यदि मेरे से कोई कहता है 50 पेन खरीदूंगा सर आपसे मैं, तो मेरी जो MR है, क्योंकि वो ज़्यादा वस्तु खरीद रहा है, तो एक पेन जब 10 रुपये की है तो वो ऑब्वियसली जब अधिक वस्तु खरीदेगा तो मैं कम कीमत उससे लूँगा। तो ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं कि सबसे पहले मैं यहाँ पर ये मिनिमम बना दिया AC वक्र को और इस प्रकार निकाल दिया, AC वक्र बना दिया। अब AC वक्र का जो मिनिमम पॉइंट है ये बना दिया है मैंने। इस AC के मिनिमम पॉइंट को काटते हुए मैं MC वक्र को बनाता हूँ। ये MC हो गया। इसके मिनिमम पॉइंट के पहले ही इसका मिनिमम पॉइंट आ जाता है MC का। इस प्रकार अपन यहाँ से इसको बना देते हैं। तो आपने देखा MC। अब सबसे पहले आपने देखा कि यहाँ पर संतुलन की स्थिति कहाँ पर है ना। तो संतुलन की स्थिति का इसके पहले की प्रतियोगिताओं में भी मैंने बताया था कि कब होता है। तो आप देखेंगे कि जहाँ पर पहली कंडीशन है कि AMR और MC एक दूसरे के बराबर हो। तो आप देख रहे हैं ऊपर तो इस पर काटा नहीं, यहाँ पर आपने देखा कि MC रेखा जो है
ये एम आर वक्र को कहाँ पर बराबर है, ये वाला पॉइंट है जो कि इक्विलिब्रियम होगा। अच्छा, और दूसरी कंडीशन इसमें होती है कि एम सी रेखा एम आर रेखा को नीचे से काटे, नीचे से काटे। तो ये दो कंडीशन हैं और दोनों ही आप देखेंगे क्योंकि ये देखो ये वक्र आया, ये नीचे से काट रहा है, एम आर को नीचे से काट रहा है, इसलिए ये बिंदु ही क्या होगी, संतुलन का बिंदु होगा। अब जब संतुलन का बिंदु पता चल जाता है, यानी सबसे पहला काम आपका क्या होता है कि संतुलन का बिंदु प्राप्त करना। अब उस फर्म को हम एकाधिकृत प्रतियोगिता की बात कर रहे हैं, मोनोपोलिस्टिक फर्म में हमको चेक करना होता है कि ऐसी कंडीशन में मेरे को कितना उत्पादन करना है। तो इस बिंदु को आप लेंगे और ई बिंदु से लेकर के इस प्रकार एक्स अक्ष पे लंब डाल दीजिए। तो जितना एक्स अक्ष में लंब डालेंगे वो हो जाएगी मात्रा। इतना उत्पादन करना ही एक एकाधिकारी की इस फर्म को, जो ये फर्म ए है, पहली वाली जो फर्म है जो कोलगेट बना रही है, वो इतना उत्पादन करे कहता है। क्योंकि इस बिंदु से एक्स अक्ष पे जब लंब डाला जाता है तो ये पता चल जाता है कि इतनी पूर्ति उसको करना चाहिए। तो अपन बताएंगे आपूर्ति या पूर्ति कितना करना है, आपूर्ति या उत्पादन की मात्रा, उत्पादन की मात्रा कब, संतुलन की दशा में, साम्य अवस्था में। ब्रैकेट में लिख दिया है मैंने, कितना है ओ एन, इतनी वस्तु का हमको उत्पादन करना चाहिए। इससे कम करेंगे तो हमको लाभ नहीं होगा, इससे ज़्यादा करेंगे तब भी हमको लाभ नहीं होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ कास्ट कर्व क्या होगा, इस प्रकार आप देखेंगे कास्ट कर्व के बारे में एनालिसिस करेंगे तब समझ में आएगा कि ये जो संतुलन की अवस्था है उसी में उतना ही उत्पादन करना सबसे अधिक फायदेमंद होता है। अब हमको देखना है कि प्रति इकाई जो आय मिल रही है, यानी ए आर आपको है वो कितना मिल रहा है। तो ये लंबा आपने डाला है, देखो ए आर वक्र कहाँ है, ये है, इसको मैं E1 कर देता हूँ। तो E1M रुपये मेरे को क्या है, एक वस्तु बेचने से मिल रही है। और मेरी प्रति इकाई जो लागत आ रही है AC, प्रति इकाई लागत वो कितनी है, यहीं पर देखो ये है, नीचे है E2। तो कास्ट मेरी कितनी है E2M। तो कास्ट मेरी कम आ रही है, यानी 18 रुपये की एक पेन बनी थी और मैं 20 रुपये में बेच रहा हूँ। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप बताएंगे कि चूंकि AR जो मेरी लागत है, हमारे रेवेन्यू है, वो ज़्यादा है किससे, AC से। इसका मतलब मेरे को क्या है, कास्ट से ज़्यादा 2 रुपये मिल रहा है, ये प्रति इकाई लाभ हो जाएगा मेरा। तो इसका मतलब मेरे को क्या है, कास्ट से ज़्यादा मैं बेच रहा हूँ। जब कास्ट से ज़्यादा जब भी मेरी रेवेन्यू होगी, यानी मैं प्रति इकाई जो लाभ प्राप्त कर रहा हूँ, यही असामान्य लाभ है। अब मैं कुल कितना उत्पादन कर रहा हूँ, तो मेरे को यदि कुल लाभ निकालना है, कुल लाभ बराबर हो जाएगा प्रति इकाई लाभ गुणित उत्पादन की मात्रा। तो प्रति इकाई लाभ कितना हुआ, इसमें से इतने में से इसको घटा दिए, यानी E1 E2 इतना रुपये, 2 रुपये बचा, और उत्पादन की मात्रा कितनी है, OM है। ठीक है, इसको और यदि मैं समझाना चाहूँ तो ये जो दूरी है इसको मैं यहाँ पर पहले इसको ऐसा कर लेता हूँ, E1 के स्थान पे मैं कर लेता हूँ, ये इधर देख लेता हूँ, इसको P1 कर लेता हूँ, इतनी मेरी रेवेन्यू हो रही है। और ये जो है P2 जो है ये मेरी कास्ट आ रही है, कास्ट इतनी है, इतनी ये है। चाहे इधर बताऊँ चाहे इधर बताऊँ, तो उधर समझने में कई लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन आप लोग समझ गए हैं, इधर से बतलाते हैं। अब अपन देखते हैं, ये लंबाई हो गया, ठीक, और ये चौड़ाई हो गया, इतना उत्पादन है, इतनी प्रति इकाई लाभ है। तो लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर होता है आयत का क्षेत्रफल। ये पूरा जो है लाभ का क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि P1 E1 E2 P2 ये जो एरिया है ये कुल लाभ क्षेत्र को बताता है। ये पूरा एरिया जो है कुल लाभ को बतलाएगा। तो हमको देखना है कि ये फर्म जो A है, यहाँ पर उसकी कास्ट कर्व जो है रेवेन्यू कर्व से नीचे में है, इसलिए आप बताएंगे कि ऐसी स्थिति में जो फर्म A है उसको असामान्य लाभ प्राप्त हो रहा है। क्यों लाभ हो रहा है, तो कहोगे क्योंकि यहाँ पर AR इक्वल टू क्या है, ग्रेटर देन है AC से, मेरी जो रेवेन्यू है कास्ट से अधिक है। तो पहली स्थिति में हमको देखना है कि उसको सामान्य लाभ नहीं असामान्य लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, सेकेंड होगा जब डायग्राम बनाएंगे तो बनाते समय आप क्या चीज़ चेक करते हैं कि अब आप देखेंगे कि हम सामान्य लाभ के स्थान में बात कर रहे हैं, सामान्य लाभ की बात कर रहे हैं।
इसी को सामान्य को हम शून्य लाभ भी कहते हैं। ठीक है, इस कंडीशन को जब बनाओगे तो बड़े ध्यान से इसको बनाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर हम इस प्रकार बना तो देते हैं, फिर से वही है, एक्स अक्ष है और वाई अक्ष हमारे पास है। यहाँ हमको उत्पादन की मात्रा देना है, प्रोडक्शन ले लेना है, यहाँ पर कास्ट एंड रेवेन्यू लेना है। ठीक है, क्योंकि ये जो है AR कर्व हम इस प्रकार बनाते हैं और ये MR वक्र है। इसको DD के हिसाब से अगर बताएं तो DD कह लो या इसी को AR कह लो या P कह लो, कुछ भी कह लो, ये उससे नीचे होगा। क्यों होता है नीचे? तो कहोगे जब ज़्यादा वस्तु हमसे कोई वस्तु क्रय करना चाहता है, खरीदता है, तो हम कीमत क्या लेते हैं, उससे कम लेते हैं। अब हमको क्या करना है आप चाहें तो इस प्रकार एक मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ये बिंदु को मैंने टच कर दिया, ये इस प्रकार यहाँ नीचे वाला पॉइंट आ गया AC का और ये AC हो गया। अब AC में हमको चेक करना है, इस प्रकार कास्ट के बराबर लाना है, क्योंकि रेवेन्यू को अपन क्या करते हैं यहाँ ऐसा कर लेते हैं, इतनी मात्रा में उत्पादन कर रहा है। ठीक है, अब हमको यहाँ से देखना है कि उसकी कास्ट और रेवेन्यू दोनों बराबर हो जाए। MC तो पहली विशेषता हमको संतुलन की मात्रा देखना है। MC रेखा MR रेखा को कहाँ पर काट रहा है, तो आप देखेंगे कि ये MR रेखा है, उसको MC रेखा नीचे से E बिंदु पर काट रही है। ठीक, उत्पादन की मात्रा के लिए क्या है, हमने लंब डाला तो हमको पता चल गया कि उत्पादन की मात्रा कितना करना है, हमको OM करना है। अब यहाँ पर देखना है कि AR इस कंडीशन में हमको लागत कितनी आ रही है, तो इसको जब देखें तो ये हो जाएगा E1M। ठीक है, इतने रुपए हमको क्या है उस वस्तु को बेचने पे उसकी AR आई। कास्ट कितनी आ रही है, तो कास्ट बताओगे कि AC कहाँ है, वही E1M, वो भी उतनी ही है क्योंकि उसी लाइन पे है। तो क्या AR और AC कैसा है, कहोगे दोनों एक दूसरे के बराबर है। जब दोनों बराबर होता है इसका मतलब ही ये हो रहा है कि शून्य, यानी 20 रुपये हमको प्राप्त हो रहा है और लागत भी हमको 20 रुपये ही आई है, तो हमको शून्य लाभ या सामान्य लाभ मिलता है। ना, क्योंकि इसकी मात्रा कितनी है, शून्य है, और शून्य से हम कुल इसको गुणा करेंगे उत्पादन की मात्रा को, तो हमारा कुल लाभ भी कितना होगा, 0 होगा। कुल लाभ बराबर हम क्या करते थे, प्रति इकाई लाभ गुणित उत्पादन की मात्रा करते थे। तो अपन क्या है, प्रति इकाई लाभ 0 है, प्रोडक्शन हमने OM मात्रा किया है, ये 0 है, तो 0 से किसी का भी गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि शून्य लाभ या सामान्य लाभ की स्थिति में एक फर्म को क्या है, क्योंकि AR और AC एक दूसरे के बराबर होता है, तो इस प्रकार आपने देखा कि कुल लाभ क्या हो जाएगा, वो भी शून्य हो जाएगा। अब तीसरी स्थिति हम देखते हैं कि हानि की स्थिति, यानी यहाँ पर हमने फर्म B को देखा था, जो फर्म B है उसको शून्य लाभ मिल रहा है। अब हम एक तीसरे फर्म C की बात करते हैं, तो फर्म C क्या कर रहा है, आपने देखा कि प्रस्तुत में हमने AR MR बना करके बतला दिया। अब पुनः हम देखेंगे कि MC रेखा MR रेखा को नीचे से कहाँ पर काट रही है, यहाँ पर काट रही है, तो ये क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। इसके संगत आप क्या करेंगे, पुनः एक अक्ष के संगत एक लंब डालेंगे, जिससे ये पता चल जाता है कि उत्पादन की मात्रा, जैसे हमने OM बार बार बतलाया है, यहाँ पर भी MC कर देता हूँ, ये B फर्म थी तो फर्म B हो जाएगा, यहाँ पहले नंबर की फर्म है तो MA कर दिया मैंने। अब अपन को देखना है, यहाँ पर EC कर देता हूँ, यहाँ पर EB कर देता हूँ, यहाँ पर EA कर देता हूँ। पहले वाले फर्म का इक्विलिब्रियम है, ये फर्म C का इक्विलिब्रियम है। अब आप देखेंगे कि ऐसी स्थिति में मेरी जो रिवेन्यू है एक पेन बेचने में कितने रुपए मेरे को मिल रही है, तो आप देखेंगे कि ये AR वक्र है ना, इसका मतलब मेरे को E1MC इतनी मेरी क्या है, रेवेन्यू प्राप्त हो रही है, यानी इतना रुपए 20 रुपये मेरे को एक पेन बेचने में आय आ रही है, रेवेन्यू मिल रही है। लेकिन मेरी कास्ट कितने की आ रही है, तो C वक्र कहाँ, ये ऊपर ये पहुंच गया E2
MC, यानी मेरे को 20 रुपये की पेन मेरे को मिल रही है बेचने पे, लेकिन 22 रुपये तो मेरी कास्ट आ रही है। इसका मतलब इस बार क्या हो गया, AC इज ग्रेटर देन MC AR हो गया। कास्ट ज़्यादा आ रही है जबकि हमको आय कम मिल रही है। इसका मतलब हम कहेंगे कि ये हानि की स्थिति है या हानि की दशा है। तो अब हानि की दशा है तो कितना हानि हो रहा है, तो 22 रुपये की पेन थी, आई लागत 20 रुपये में बिकी, एक इकाई के लिए मेरे को E2 E1 के बराबर हानि हुई। तो प्रति इकाई हानि कितनी हुई, प्रति इकाई हानि बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे कि AC में से AR को मैं घटा देता हूँ, तो आप बताएंगे कि E2 MC में से E1 MC को घटाता हूँ, तो ये E2 E1 जो है वो प्रति इकाई हानि हुआ 2 रुपये, जो आप देख रहे हैं। कुल उत्पादन इतना है, वही हम पुनः करते हैं। इसके सामने एक इसको P1 कर देते हैं, इतनी हमारी वो आय प्राप्त हो रही 20 रुपये, जबकि हमारी कास्ट आ रही थी P2 ज़्यादा आ रही थी 20 रुपये। ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये हानि के क्षेत्र को बताता है, कुल हानि का क्षेत्र है। ठीक है, तो इतनी चीज़ हमको जानना है कि देख रहे हैं आप कि एकाधिकृत प्रतियोगिता में भी जितने भी एम्प्लॉय होते हैं वो अपनी जो फर्में हैं, फर्म ए अत्यधिक कुशल था जिसकी कास्ट मिनिमम आई थी, इसलिए इसको असामान्य लाभ प्राप्त हुआ। ये फर्म क्या है, इसकी मांग वक्र कैसी थी, सामान्य थी तो शून्य लाभ प्राप्त हुआ। और यहाँ मांग वक्र क्या है, फर्म सी की कमजोर है, कमजोर है इसलिए उसकी वस्तु नहीं बिक रही है, इसलिए कास्ट उसकी ज़्यादा आ रही है, रिवेन्यू कम मिल रही है। इसका मतलब फर्म सी जो है वो हानि का सामना करता है। इस प्रकार आपने तीनों स्थितियों को पढ़ा और आगे की क्लास पुनः नए विषय के साथ, नए शीर्षक के साथ। थैंक यू।